students, today we'll continue with the atomic structure, the second chapter in the plus one chemistry. And in the previous video we discussed about the Bohr model, its advantages and its limitations. वहाँ हमने डिस्कस किया था कि बोहर ने बताया कि एक एटम अलग अलग ऑर्बिट से बना हुआ है, मीन्स एटम के मिडिल में आपके पास क्या हो गया, एक न्यूक्लियस, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देखो जरा थोड़ा सा यहाँ, मीन्स अब इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बस समझो व्हाट द बोहर सेड कि इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्टेन एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड दीज एनर्जी पास वर नोन एज ऑर्बिट्स, और इनको हम एनर्जी शेल भी बोल देते हैं, ऑर्बिट्स और मेन एनर्जी शेल, ठीक। और इसी बेसिस पर उसने फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी डिस्क्राइब किया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो लाइंस दिख रही हैं उसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्टेन एनर्जी लेवल से दूसरे सर्टेन लेवल एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर रहे हैं, मींस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन बिल्कुल फिक्स एनर्जी पाथ में, बीच में कहीं रुके नहीं है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बीच में ऐसा कभी रुक गए, यहाँ रुक गए, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी पाथ था। इसीलिए वहां पर एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको डिसकंटिन्यूड मिला या लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिला। बट आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपन कि जैसे जैसे आगे डिस्कवरीज हुई, पता चला कि उस स्पेक्ट्रम में कुछ थिन लाइंस भी थी, और फिर ये भी पता चला कि अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो वो जो थिन लाइंस है फर्दर आगे स्प्लिट भी हो रही हैं। तो इन जगह पर जाकर के आपका बोहर मॉडल फेल हो गया। देन फिर ये एक रियलाइज हुआ कि इससे भी बेटर मॉडल की हमें रिक्वायरमेंट है, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आएगा दैट इज क्वांटम मॉडल। ऑल्दो ये मॉडल किसी एक साइंटिस्ट के नाम पर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सभी कुछ साइंटिस्ट के कुछ अलग अलग पार्ट्स को लिया गया है, जैसे कि बोहर मॉडल को भी इसमें वहां पे इंक्लूड किया गया है, ठीक। तो वहां अलग अलग जो हम स्टडी स्टार्ट करेंगे उन सब साइंटिस्ट के कुछ कुछ अजम्पशंस को, कुछ कुछ उसकी डिस्कवरीज को इंक्लूड करके तो वहां पर एक फुल क्वांटम एटॉमिक मॉडल मिलेगा। तो जरा समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आप करने वाले हो उसी को डिस्क्राइब कर देता हूं मैं कि हम क्या करेंगे। अब देखो इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे ना, क्योंकि आप पहले चैप्टर कर चुके हो एक बार, थोड़ा आपको इजीली समझ आएगा, और पहले अगर नहीं भी किया है तो ये समझ जाओ कि एक्चुअल में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, ताकि आपको मालूम चले कि जो आप कंसेप्ट करने वाले हैं कैसे उन कंसेप्ट्स को जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि जोड़ना बड़ा एक इस चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगी कि एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़ करके लास्ट तक पहुंचना है हमें उस थ्योरी तक। तो पहले मैं बिल्कुल लास्ट आता हूँ आपको कहाँ पहुंचेंगे। देखो होगा क्या, फिर हम डिस्क्राइब बाद में बताएंगे कि एक्चुअल में बोहर इस चीज को नोट नहीं कर सका था, क्योंकि उसको वहां पर पता था ही नहीं, कि केवल ये था कि हाँ कुछ लाइंस होती हैं, बट साथ में बाद में कुछ थिन लाइंस थी। जब वो दिखाई दी तो उसके बाद क्या डिस्कवरी हुई, कैसे हुई वो बताएंगे आपको, बट क्या निकला वो ये पता लगा कि ये जो एनर्जी शेल्स हैं इनके अलावा भी एटम के अंदर सब शेल्स होते हैं। देखो सब का मतलब होता है उससे छोटा, जैसे ये एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल, इसके बीच में एक एनर्जी लेवल होगा, ये एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल, इसके बीच में दो और एनर्जी लेवल्स होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रुक सकता है, मींस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां रुका, यहां से आया यहां रुका, यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है। ऐसे ही आपने एक और बना दिया, तो यहां पर आप देखो फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकंड सब शेल में दो सब शेल, अगर ये तीसरा शेल है तो यहाँ पर 3 सब शेल बन सकते हैं और बनेंगे, ठीक। तो जो क्वांटम मैकेनिज्म है, क्वांटम मॉडल है, उसमें फर्दर सब शेल को सब शेल्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब कैसे तो ये मॉडल डेवलप हुआ, किस तरीके से पता चला कि क्या क्या वो हुआ, कौन कौन सी वो प्रोसेसेस हुई, जिससे ये मालूम चला कि फर्दर मेन एनर्जी शेल के अंदर भी कुछ सब शेल्स होते हैं। हम उन सभी फिनोमेनास की अब स्टडी करेंगे। जैसे हमने देखो पहले क्या किया था, बोहर मॉडल से पहले हमने ब्लैक बॉडी किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, ठीक, और फिर स्पेक्ट्रम किया, और उनकी हेल्प से बोहर मॉडल को डिस्क्राइब किया। ऐसे ही हमें क्वांटम मॉडल के लिए भी
दो साइंटिस्ट के जो प्रोसेसेस हैं, फिनोमिनास हैं, उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उन्हें डिटेल में समझना पड़ेगा। आज उन दोनों वही करेंगे। सबसे पहले जो हमें करना है वो करना है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ने दिया था ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एंड this concept dual nature of matter it was given by D. Broglie। D छोटा ही आएगा, B-R-O-G-L-I-E, D. Broglie। नो देखो जरा समझो क्या इसमें रियलिटी है, क्या कंडीशन है। देखो बोहर मॉडल की फेलियर के पीछे का जो रीजन है वही यहाँ पर लेकर के इस कंसेप्ट को बनाया गया है। बोहर ने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉन या रेडिएशन के जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी सबएटॉमिक पार्टिकल है, कोई भी एटम न्यूक्लियस, उनको उसने मान लिया था मैटर। इट इज अ मैटर। जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया था कि कैथोड रे, एनोड रे। कैथोड रे से क्या आया था? इलेक्ट्रॉन। एनोड रे से क्या आया था आपके पास? प्रोटॉन। ठीक, तो हमने क्या किया कि एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको हमने मैटर मान लिया। अब मैटर मानने की वजह से ही क्या हुआ कि हमें बोलना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्टेन एनर्जी में मूव कर रहे हैं, और इसीलिए आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूड। अगर हम मैटर को वेव मान लेते तो वेव मानने से प्रॉब्लम ये होती कि फिर हमें पता चलता कि अगर वेव मानते तो आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। में कलर्स के जो बैंड है ना, जैसे बनता है आपका रेनबो बनता है, वैसे बनना चाहिए था। जैसे रेनबो बनता है कि एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा है, अगर हम उसको क्या मानते? वेव। तो अब मैटर मानने से प्रॉब्लम आ रही थी और वेव मानने से भी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वेव मानने से, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या मान लेते हैं? मैटर। तो उसके बाद क्या हुआ? डी ब्रोगली ने प्रूव किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए और अपनी एक थ्योरी भी दी। एक्सपेरिमेंट्स भी किए और थ्योरी भी दी कि जो आपके पास ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या लाइट जो है, इसका कैसा नेचर है? ड्यूल नेचर है। इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। कैसे? लाइट की हेल्प से ही कर देते हैं हम इसको प्रूव। जैसे लाइट है, मान लीजिए आपकी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, ठीक है। अगर आप लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो, तो यहाँ लाइट पड़ी, तो ये क्या है? इसके बाद इसका पाथ मूव कर जाएगा, ठीक है ना। लाइट का पाथ क्या है? मूव कर जाएगा। लाइट देखिए जैसे लाइट चल रही है, लाइट जो इधर गई, सामने कुछ आया तो वो आगे अपने दिखाएगा वहां पर। तो इससे पता क्या चलता है कि जो ये पार्टिकल, इनका नेचर क्या है? इनका नेचर वेव भी है। क्यों वेव नेचर कैसे आया? अगर ये पार्टिकल नेचर ही होता, अगर लाइट जो है पार्टिकल नेचर ही होती, इसको टकराई और वहीं खत्म। क्योंकि पार्टिकल जो है वो अपने आप को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, वेव डिफ्लेक्ट कर सकती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे सामने कुछ आ जाए, तब भी मेरी साउंड वेव इसको यहां से टकरा करके आगे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। मींस यहां पर वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, और ये क्वालिटी केवल जो है वेव के अंदर ही होगी। पार्टिकल, अगर पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल जहां टकराएगा, ये टकराया, इससे टकराया, नीचे गिर जाएगा। अगर ये यहां से टकरा करके अपने आप ही ऊपर चला जाए और फिर यहां से निकल जाए, इसका मतलब फिर ये वेव है। तो जब कुछ प्रैक्टिकल्स किए डी ब्रोगली ने विद द लाइट और अदर वेव के साथ भी किए, तो पता यही चला कि आपके पास जो वेव, जो आपके पास लाइट है, उसमें दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो अब इसके बाद डी ब्रोगली ने फिर क्या प्रपोज किया कि जो आपके एटम, इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ही नेचर वेव नेचर है। मींस इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब मैं बताता हूँ आपको, बड़ा आसान प्रैक्टिकल से आप भी कर सकते हो। जैसे आपने बहुत स्मॉल पीस लो किसी भी पेपर का, ठीक है, किसी भी पेपर का एक बहुत स्मॉल पीस लो, उसको आप गिराओ, तो जरा ध्यान देना, पेपर का पीस जो है वो इस तरीके से चलेगा, ठीक, वेव की फॉर्म में नीचे गिरेगा। और अगर आप कोई किसी चौक होल्डर है, इसको नीचे गिराता हूं, तो बिल्कुल ये जाएगा इस तरीके से स्ट्रेट वे में। अब जरा ध्यान दो आपने,
जो एक लाइट पार्टिकल, पेपर का छोटा सा पीस कैसा है, लाइट पार्टिकल, वो कैसे गया, वेव की फॉर्म में। इसका मतलब उसके पास भी कोई ना कोई वेव नेचर है। और इन रियलिटी क्या होता है कि हर चीज के पास दोनों ही नेचर हैं, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी हल्का हो, कितना भी भारी हो, हर चीज के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अगर मैं इस चौक को नीचे गिराता हूं, आपको लगेगा कि स्ट्रेट गया हुआ है, बट हम देख नहीं सकते, मीन्स ये हमारी विजन की जो एक रेंज है उससे बाहर है। बट इन रियलिटी अगर कोई भी चीज, चाहे चौक होल्डर नीचे गिरे, इसमें थोड़ा बहुत वेव नेचर होगा, मीन्स दैट इज वेरी 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 लेस नेचर दैट वी कांट ऑब्जर्व, बट उसमें वेव नेचर होगा। कोई कितनी भारी चीज भी हो, जब वो चलती है तो वहां पर वेव नेचर प्रोड्यूस होगा। और ये वेव पार्टिकल तो है ही है, इसका मैटर तो है ना, तो पार्टिकल नेचर भी है। आपने पेपर गिराया, पेपर पार्टिकल तो है ही है, बट क्योंकि वो हल्का था तो उसने क्या शो कर दिया आपको, वेव नेचर। तो यहाँ पर डी ब्रोगली ने क्या कहा कि हर पार्टिकल के पास, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही क्यों ना हो, उनका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। और उसके लिए थ्योरी दी, उससे आपको समझ आएगा दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। अब देखो लैम्डा का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ उसी की होगी जिसके पास वेव नेचर होगा, ठीक। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 हो गई। अब मास ये आपको लगाना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये दिया हुआ आपको फर्स्ट पेज पर ही, सभी पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स के मास और उनके चार्ज। तो कितना मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक। और वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ। आप जरा ध्यान देना, देखो इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस इक्वेशन में, कि वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे मास कम होगा वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इस यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, इनका वेव नेचर हमें इजीली ऑब्जर्व है, बट जो कोई भारी चीज है, कोई बहुत इसका अच्छा खासा मास है, आप उसका वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इवन अगर कोई ट्रक भी चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट वे में, उसका भी नेचर कैसा है, वेव नेचर है। अभी हम इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से भी सोल्व करेंगे, आपके पास एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इस बेसिस के ऊपर। अब देखो यहाँ करना क्या है, आपको इसको प्रूव करना है, हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो फर्स्ट चीज देखो जो समझ आई आपको यहाँ तक, वो ये आनी चाहिए कि इन दिस यूनिवर्स कोई भी चीज हो जो आपको दिखाई भी दे रही है, उसके पास कुछ वेव नेचर है, मानना पड़ेगा वेव नेचर है। और वो हम यहाँ प्रूव भी कर सकते हैं आइंस्टाइन और प्लैंक्स की थ्योरी का यूज करके। पार्टिकल है जो कि दिखाई दे रहा है आपको, और उसने कुछ वॉल्यूम लिया हुआ है, जहां है उसका एक फिक्स वॉल्यूम है, उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो मैटर तो है ही है, एक पार्टिकल है। बट वेव भी है क्योंकि उसकी कुछ वेवलेंथ है। और कैसे देखते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइंस्टाइन इक्वेशन लो, देन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन E is equal to mc square, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, देखो उसने कहा था कि एनर्जी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी, और जब इक्वल किया E is equal to h न्यू, ये दोनों हम कर चुके हैं पहले। आइंस्टाइन तो सबको पता होगा, E is equal to mc square, द मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन। E is equal to h न्यू, ये हमने भी किया था, जहां पर हमने फिर किसी भी फोटोन की एनर्जी निकाली थी। E is the energy of photon, तो फोटोन क्या होगा, जिसके पास वेव होगी, E is equal to h न्यू। अब इन दोनों को, ये E दोनों बराबर हो गए, इसको ऐसे लिख सकते हो mc square is equal to h into न्यू, ठीक। अब देखो न्यू पता है हमें रिलेशन लैम्डा का और न्यू का, that nu is equal to c upon lambda and lambda is equal to c upon nu, पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पुट कर सकते हो mc square is equal to h into c upon lambda, nu is equal to c upon lambda, ये c, ये c, ये c से ये c कट जाएगा, तो क्या बना mc square, mc is equal to h upon lambda। अब c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसको लिख सकते हो mv is equal to h upon lambda।
अब लैम्डा को यहाँ भेज दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दोनों को इंटरचेंज कर दो, इधर ये इधर, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और यहाँ प्रूव हो गया है कि जो आपके पास डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है। इसने प्रूव किया है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस हो उसके पास पार्टिकल और वेव नेचर भी होता है। और इस, अब देखो मैं इसी चीज को अगर लगाऊं तो इसी से ही प्रूव हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में उसके पास वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है। दिस इज द रीजन कि वहां पर जो हम बात करने वाले हैं थिन लाइंस, उन थिन लाइन का रीजन इसी में ही छिपा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर की वजह से, देखो पार्टिकल नेचर की वजह से तो थिक लाइन आ गई थी, पार्टिकल की वजह से थिक लाइन आई, बट वहां कुछ उसका वेव नेचर भी है, वो आपको थिन लाइन शो कर रहा है जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। आफ्टर अ डिटेल स्टडी दिखाई दी। और इसने क्या प्रूव किया? सब शेल। क्या प्रूव किया? सब शेल। तो यहां से सब शेल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहीं और भी बीच में रुक रुक करके आ रहा है। ठीक है, इसको आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम खाली डी ब्रोगली इक्वेशन को ही समझ लेते हैं, जिसकी हेल्प से पता चला आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इन सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास एक अच्छे अमाउंट में वेवलेंथ है, मींस दे शो अ वेव नेचर टू अ गुड लेवल। अब इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से कर लेते हैं। आपको मैंने यहाँ नोट्स में 6 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है न्यूमेरिकल नोट्स में, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन, तो यहाँ वेलोसिटी दी है प्रोटॉन की। द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज, कितनी वेलोसिटी है? 4.37 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देखो इसने क्या कहा है कि आपने बहुत हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट लगाया हुआ है, दिया हुआ है इसमें 1000 वोल्ट। जब आपने 1000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास की तो गैस के जो प्रोटॉन बने हैं, ठीक, उनकी वेलोसिटी इतनी हाई है। देखो 4.37 to 10⁵5 मीटर पर सेकेंड, वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक, फिर क्या कहा है आगे? ऑल्दो इस वेलोसिटी का कोई यहाँ जरूरत हमें है नहीं। इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास, हॉकी बॉल है उसका मास कितना दिया हुआ है? 0.1 kg। इफ अ हॉकी बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी। अब देखो इसने थोड़ा घुमाया है, क्या कहा कि प्रोटॉन की तो इतनी वेलोसिटी है, और अगर कोई हॉकी बॉल है उसकी भी इतनी वेलोसिटी है, इसका मतलब आपको मास मिल गया हॉकी बॉल का भी। और वो कह रहा है कि अगर हॉकी बॉल इस वेलोसिटी से चले तो, क्या कह रहा है वो, that this 0.1 kg hockey ball is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity। कि इस वेलोसिटी पर अगर हॉकी बॉल चल रही है तो उसकी कितनी वेवलेंथ होगी? वेरी इजी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो इसने क्या कहा है कि हॉकी बॉल की आप क्या निकालो? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ निकालनी है और आपने मैटर दिया हुआ है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि आपको डी ब्रोगली इक्वेशन ही लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लग सकता, क्योंकि डी ब्रोगली ही वो साइंटिस्ट है जिसने वेव और मैटर दोनों को रिलेट किया है। इट मींस आपको निकालनी क्या है? वेवलेंथ। मास दिया है तो h/mv लिख सकते हैं, लैम्डा निकालना है। h की वैल्यू फिक्स होती है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। अच्छा मास देखो दिया हुआ है 0.1। अब देखो यहाँ इसको आपको जरा ध्यान देना, क्योंकि ये मीटर में है तो फिर आप केजी लोगे, मीटर केजी चलता है, मीटर और केजी चलेगा। अगर ये कहीं होता सेंटीमीटर तो आप इसको ग्राम में लेते हैं, बट यहाँ मीटर दिया है तो नो प्रॉब्लम, मीटर केजी चल जाता है। तो ये 0.1 है, ये मास आ गया। कितनी वेलोसिटी दी हुई है? 4.37 into 10⁵5 मीटर पर सेकेंड, और ये इसकी केजी दी हुई है। ठीक है, तो बस अब आपको करना क्या है? यहाँ इसको सोल्व करना है। सोल्व देखो आप करोगे इसकी इक्वेशन को, और ये करके कैलकुलेशन आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखो पता लग गया, यहाँ पर हॉकी बॉल की भी वेलोसिटी निकल सकती है, और आंसर आपको नोट्स में दिया हुआ है, दैट इज 1.5 into 10⁻⁻38 मीटर। इसकी ये वेलोसिटी रहेगी, ये आपके पास वेवलेंथ रहेगी।
तो ये लैम्डा और वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। ऐसे ही और क्वेश्चंस भी दिए हुए सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे यहाँ कोई खास करवाने की जरूरत है नहीं, सब में लगभग यही पूछा हुआ है, तो इतना मुश्किल कुछ आपके पास रहा नहीं यहाँ। ठीक, अब देखो इसके बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट थ्योरी, दो थ्योरी है, उनके बेस के बाद ही हम फिर क्वांटम मैकेनिज्म पर चल पड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? नो सी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझना है, वेरी सिंपल एग्जांपल। उसने क्या कहा है कि सब वेरी मींस लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल you can't calculate the velocity and position accurately simultaneously, means जो बहुत छोटे पार्टिकल है जैसे एटम हो गया, मोलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की आप पोजीशन और वेलोसिटी, मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी बोल सकते हो, वेलोसिटी या मोमेंटम और पोजीशन दोनों ही एक साथ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते। अगर आप एक्यूरेसी निकालोगे वेलोसिटी की तो पोजीशन में गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप कहां पर वो पार्टिकल प्रेजेंट है वो निकालोगे तो आप किस वेलोसिटी से घूम रहे हैं, क्या स्पीड है, वो निकाल नहीं पाओगे। और यही है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी एटम में, ठीक है। अब देखो इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा और माइक्रोस्कोप से आएगी रेडिएशन, वो इसको टकराएगी, ठीक है। अब देखो, अब रेडिएशन को आप बहुत इसे बोलते हैं कि लेस पावर की ले सकते हो रेडिएशन, और बहुत हाई पावर या बहुत हाई एनर्जी की लोगे रेडिएशन। अगर आप कोई पार्टिकल बहुत छोटा है, अगर आपको इसको देखना है क्लियरली, तो यहाँ से जो लाइट आए इसकी जो रेडिएशन है ये होनी चाहिए हाई एनर्जी की। अगर आपने हाई एनर्जी की रेडिएशन ली तो ब्राइट होगी, चमक होगी उसके अंदर, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हाई एनर्जी की रेडिएशन इसे टकराएगी, उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इसकी पोजीशन को चेंज कर देगी। इसकी पोजीशन को चेंज मींस वो एनर्जी इसको मिलेगी, सॉरी इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगी। क्या होगा, मान लो इसकी वेलोसिटी आराम चल रहा है, आराम से, जैसे लाइट पड़ी, अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एक हाई एनर्जी की जो वेव या रेडिएशन को प्रोड्यूस किया, और वो जो टकराएगी इलेक्ट्रॉन से, तो टकराने के बाद क्या होगा, वो उस इलेक्ट्रॉन की ये जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगी। तो आपने देखो अब जो मेजर करोगे वो स्पीड दूसरी होगी, जो इसकी अपनी नेचुरल स्पीड है वो नहीं मिलेगी, आपको वो स्पीड दिखाई देगी जो कि इसके टकराने के बाद बनी है। तो वो हम, इसका मतलब जो इसकी नेचुरल स्पीड है उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो पोजीशन देख ली। अब अगर आप कहो कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ऊपर से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, इसकी एनर्जी कम कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो। अगर आप इसकी रेडिएशन की जो एनर्जी है उसे कम कर दोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और लाइट अगर कम ब्राइट होगी तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। अब आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, वो तो आपने निकाल ली एक्यूरेसी के साथ में। बट अब क्या हो गया, आपको पता ही नहीं है, एक्यूरेटली पता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप, यही बात हो गई कि एक चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो पोजीशन के साथ या वेलोसिटी के साथ, दोनों चीजें एक साथ दिखाई, मैं दोनों चीजों को आप एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। या तो आप पोजीशन को ऑब्जर्व करो एक्यूरेसी के साथ में, या फिर आप वेलोसिटी को एक्यूरेसी के साथ में मेजर करो। और इसके रिगार्डिंग उसने यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये क्या है जरा समझो, x का मतलब है कितनी वेलोसिटी में पोजीशन में चेंज आ सकता है, x का मतलब पोजीशन है, कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर या कितने पिकोमीटर का आप वहां पर डाउट आया। डेल्टा मींस चेंज, कि मतलब
ये मान लो ये है, तो उसने कहा कि इतना, ये डेल्टा एक्स है, ये क्या है डेल्टा एक्स, मींस इतना चेंज हो सकता है। जब कह रहे हो, अगर आपने कहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी इस रेंज के अंदर, ये एक रेंज हो गई, इतनी अनसर्टेनिटी आ सकती है। और डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम, इसको आप एम डेल्टा वी भी लिख सकते हो। और उसे सॉल्व होगा कि मोमेंटम नहीं दिया है तो आप मास लगा करके इलेक्ट्रॉन का इसको निकाल सकते हो। तो एम डेल्टा वी, तो इसको आप डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, क्योंकि देखो मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, एम डेल्टा वी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई भी लिख सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ये डेल्टा पी इतना आपके पास, अब देखो कितनी तो चेंज आया पोजीशन में, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, उसका जो रहेगा सम वो रहेगा दैट इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14। इतना चेंज, ये कुल मिलाकर इतना है, इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी पोजीशन और वेलोसिटी में। अब मान लो इसमें कुछ वेलोसिटी चेंज आया, बाकी भी तक इसमें आएगा, इसमें आएगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास अगर ये दिया है तो आप निकाल सकते हो कितनी पोजीशन में, कितनी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आई है, क्योंकि दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दी हुई है तो आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, वो दिया है नोट्स में। अब देखो मैं अगर एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद बाकी आप लिख देना। जैसे ये कह रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स is employed to locate an electron in an atom, कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया, उसमें फोटोन थे, फोटोन का मतलब उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उनकी कितनी एनर्जी है, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, within a distance to locate the electron of an atom within a distance of 0.1 angstrom। ठीक है, तो उसकी जो डिस्टेंस जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम, मींस पोजीशन जो है वो डेल्टा एक्स, उसको 0.1 मान लिया कि हमें इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं लेनी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब होगा 0.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। ठीक, मींस हमें अनसर्टेनिटी इससे ऊपर नहीं लेनी है। अगर आपको मतलब फिक्स नाप तो फिक्स तो पता लगाना मुश्किल है, इस रेंज के अंदर। What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? तो कह रहा है कि बताओ वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। अब देखो क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब इसने किसकी दी हुई है, पोजीशन की, मीटर है तो पोजीशन है, ये रही डेल्टा एक्स, 0.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू उसने क्या कहा है, किस में निकालनी है आपको, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। अब डेल्टा पी में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कहाँ है, एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पूछी गई है, तो यहाँ मास लगा दो, इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 इंटू वी, तो बस वेलोसिटी निकालनी है। तो बस ये रही वेलोसिटी इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, 4 ये नीचे 4 पर लगा दो, 4 पाई की वैल्यू है 3.14। अब देखो ये v है ना, इसको नीचे ले जाओ ताकि v निकाल सको, h तो लगा दिया, ये सब उठा करके यहाँ भेज दो आप, तो ये 0.1 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। बस ये आपके पास इतनी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मींस वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इतनी रहेगी। मींस आपके पास जो हाइजेनबर्ग है उसने बताया है कि पोजीशन और मोमेंटम की टोटल जितना आएगी वो कितनी आ सकती है, h अपॉन 4 पाई की अनसर्टेनिटी आएगी। इतना तो आपको चेंज मानना पड़ेगा, इतना रहेगा, मींस
आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, थोड़ी बहुत उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। मीन्स अभी तक जो हमने बोहर क्यों फेल हुआ, क्या रीजन रहा उसका, कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स पाथ, बट बाद में फिर इस हाइजेनबर्ग ने बता दिया कि ये पाथ फिक्स नहीं है, थोड़ी बहुत आपको जो जितना भी आप कुछ कर लो, इनकी पोजीशन में कुछ पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम इतनी वेलोसिटी रहेगी। अगर मान लो आप कहते हो कि मैंने मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बिल्कुल जीरो कर दी, मींस आपने बिल्कुल फिक्स उसकी पोजीशन उसकी मोमेंटम निकाल दिया, तो इतनी अनसर्टेनिटी किसमें हो जाएगी, फिर इसकी पोजीशन में आपने वेलोसिटी या मोमेंटम को निकाल लिया बिल्कुल जीरो, मींस इसको जीरो कर दिया। जीरो का मतलब ये नहीं कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मींस आपने बिल्कुल एक्यूरेटली निकाल लिया जो थी इसकी, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी, तो फिर बाकी अगर ये जीरो हो गया, मींस अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज जीरो, आपने एक्यूरेट निकाल लिया इतनी वेलोसिटी है और वो असली में है उतनी ही, तो फिर क्या होगा, पोजीशन में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई। तो जैसे जैसे वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कम होगी बढ़ती चली जाएगी पोजीशन में कम होगी तो बढ़ती चली जाएगी वेलोसिटी में। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके फिर ये पता लगाया गया कि एक्चुअल में जो बोहर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बिल्कुल फिक्स एनर्जी में घूमते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है वो गलत है। हम इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में बिल्कुल फिक्स पोजीशन नहीं निकाल सकते, और इसके बाद डिस्कवरी हुई थी ऑर्बिटल की, और इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इन चीज़ों ने क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम मॉडल को डिस्क्राइब करने में हेल्प किया। थैंक यू।